नमस्कार, गुड आफ्टरनून, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने कोटिल्य परिवार में। फटाफट कनेक्ट होइए और फिर शुरू करते हैं बहुत ही शानदार सेशन, जिसके अंदर हम चर्चा कर रहे हैं हमारे राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी। आज जिस सेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे वो ये है कि आप हाईकोर्ट एलडीसी की जो तैयारी करने जा रहे हैं और उसके अंदर जो आपका सब्जेक्ट है यानी कि राजस्थान जीके का, उसके अंदर पिछले यानी विगत एग्ज़ाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए, टोटल कितने क्वेश्चन आए थे, उन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार बिल्कुल सभी को बिल्कुल नमस्कार। आइए शुरू करते हैं हमारा सेशन, जिसके अंदर हम ये चर्चा करेंगे कि राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन आए थे वो किस लेवल के थे, और दूसरी बात कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आए ये आप स्वयं आंकलन कर पाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल सभी को राम राम। हाँ बिल्कुल नमस्कार। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आवाज़ वगैरह सब ओके आ रही है? एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं सेशन। हाँ भाई बिल्कुल राम राम सभी को। ठीक है, चलिए चलिए तो शुरू करते हैं फिर सेशन। और आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक बार आपको फिर बता दूं, हम जो पेपर सोल्व कर रहे हैं वो आपके 13 मार्च यानी 13 मार्च जो अभी गई थी 2022, उसको आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का जो पेपर हुआ उसके अंदर राजस्थान जीके के कौन कौन से क्वेश्चन आए, आइए उन सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल वाक्य सहित हम जानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जैसलमेर, नई दिल्ली, जोधपुर या फिर जयपुर? बताइए, नाम से पता लग गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल। देखिए शॉर्ट में बोले तो ये है आपके काजरी। अब आप सब जानते हैं कि दो बड़ी संस्था, एक तो आपके काजरी और एक है आपके आफरी, ये दोनों कहाँ पर है? जोधपुर में। दोनों कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। ये तो कोई डाउट ही नहीं है आपको, लेकिन इस संस्था के बारे में और भी हम चर्चा करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए पूछा जाए कि काजरी की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा 1959। काजरी कहाँ पर? तो ये तो क्लियर हो ही गया है आपके जोधपुर। मतलब हमारे राजस्थान के अंदर ऐसी योजना जैसे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान या फिर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र शेवर भरतपुर में, या फिर केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर, ये संस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर? बिल्कुल सभी के शानदार। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या आया। दूसरा क्वेश्चन है आपके राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? मतलब प्रतीक चिन्ह से क्वेश्चन आया है। ऑप्शन नंबर 1 है गुलाब, ऑप्शन नंबर बी हजारा, ऑप्शन नंबर सी रोहिड़ा और ऑप्शन नंबर डी कमल। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है बताइए, और फिर इसके बारे में और चर्चा करते हैं। देखिए राज्य पुष्प कौन सा? आप कहेंगे रोहिड़ा। पूछा जाए रोहिड़े को दर्जा कब दिया गया, याद रखिएगा 1983, और 1983 के अंदर ही दर्जा दिया गया है आपके राज्य वृक्ष, और राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। ठीक है, दोनों को ही 1983 के अंदर दर्जा दिया गया। आप कहेंगे इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो याद रखिएगा टिक्का मेला अंडुलेटा। एक क्वेश्चन और बड़ा शानदार बनता है। पूछा जाता है कि रोहिड़ा राज्य के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा रोहिड़ा जो है ये आपके राज्य के पश्चिमी भाग में,
पश्चिमी भाग में क्या है, सर्वाधिक। रोहिड़े के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट, ठीक है। इसके अलावा आप कहेंगे रोहिड़ा को क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं भाई मरुशोभा। ये मरुस्थल की शोभा है। रोहिड़ा का फूल तो आपने देखा भी होगा, हाँ बिल्कुल सही है, यही आपके रेगिस्तान का सागवान है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, रोहिड़ा। तो राज्य पुष्प कौन सा, रोहिड़ा। दर्जा कब, 1983। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपके मरुशोभा। इसे बोला जाता है आपके रेगिस्तान का सागवान। दर्जा कब दिया गया, 1983 में। साइंटिफिक नेम क्या है, टिक्कामेला अंडुलेटा। और राज्य के कौन से भाग में ये सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा पश्चिमी भाग में, ठीक है। अब इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो फर्नीचर व औषधियों में, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए फिलहाल ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन भी जियोग्राफी से है, दूसरा क्वेश्चन भी जियोग्राफी से है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। कितना शानदार क्वेश्चन, ये हमारी राजस्थान की कल्चर से उठाया गया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार ढंग वाला। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। इस दिन मतलब या तो हरियाली अमावस, आखा तीज, निर्जला एकादशी या फिर गुड़ला त्योहार। पूछा जा रहा है इस दिन भोजन में खीर मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, लोग अपने परिवारजनों के साथ में उद्यान अथवा जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर घूमने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश शाबाश। वो है आपके कौन सी, हरियाली अमावस्या। कौन सी है, हरियाली अमावस्या। और आप सब जानते हैं कि हरियाली अमावस्या कब आती है, बिल्कुल शाबाश, इसे ही कहा जाता है आपके श्रावणी अमावस्या। श्रावणी अमावस्या कौन से माह में आती है, ये श्रावण मास में। क्लियर है ये, हाँ। अब आपका अगला क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल सभी के बिल्कुल शानदार। तो हरियाली अमावस्या आती है आपके कब, श्रावण अमावस्या। आखा तीज कब आती है, तो याद रखिएगा आखा तीज आती है आपके वैशाख शुक्ल तृतीया। इस दिन क्या है, इस दिन हमारे राजस्थान में होते हैं सर्वाधिक बाल विवाह, बोले तो अबुझ सावा। कौन सा सावा है, अबुझ सावा, ठीक है। अच्छा, निर्जला एकादशी कब आती है, तो याद रखिएगा ये आती है आपके ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और गुड़ला ये तो आपको पता ही है, मारवाड़ का क्या था, लोक नृत्य। ये मारवाड़ का नृत्य है प्रमुख रूप से। अच्छा, कब आता है ये, तो याद रखिए ये आता है आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को। क्लियर, तो ये थे आपके बहुत शानदार क्वेश्चन। तो ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन और भी बन सकता है, ये कल्चर से उठाया गया क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4। क्या पूछा जा रहा है, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृति पद कितने हैं। पॉलिटी से क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे सर सिलेबस में पॉलिटी नहीं लिख रखा है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं इस पेपर के अंदर पॉलिटी के 2 क्वेश्चन आए थे। टोटल कितने क्वेश्चन आए थे, 2, याद रखिएगा, ठीक है, हाँ। अब ये देखिए क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है आपको उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित पूछ रहा है, ये न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृति
पद कितने हैं बताइए। हाँ बिल्कुल, शाबाश शाबाश शाबाश। देखिएगा मैं आपको बता देता हूं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश सहित बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सभी के बहुत ही शानदार। अधिकतम कितने, तो याद रखिएगा 34। कितने हैं, 34। लेकिन याद रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने हैं, याद रखिएगा 50 पद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय के अंदर तो न्यायाधीश सहित कितने, 34, और राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने, याद रखिएगा 50। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर, एक इज ए करेक्ट आंसर। यहां मुख्य न्यायाधीश सहित पूछ रहा है, सहित पूछ रहा है ना, तो यदि आपको पूछे राजस्थान हाईकोर्ट में तो याद रखिएगा 50। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। ऊंट की खाल पर स्वर्णित नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आया है आपके राजस्थान की हस्तकला टॉपिक से, और बहुत सारी हस्तकलाएं हैं हमारे, जैसे कमेंट करके बताइए। सबसे प्रसिद्ध तो यही है ब्लू पोट्री, कहाँ की प्रसिद्ध है। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है। मुरादाबादी कला कहाँ की प्रसिद्ध है। कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है। हाथी दांत कला कहाँ की प्रसिद्ध है। हाथी दंत कला। पूछा जाता है आपको उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है। पूछा जाता है थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। पूछा जाता है टेराकोटा, और फट चित्रण भी है। बहुत सारी कलाएं हैं। जैसे यहां पर पूछा जा रहा है कि ऊंट की खाल पर नक्काशी जो की जाती है वो है आपके कौन सी, उस्ता कला। कौन सी है, उस्ता कला, जिसके प्रमुख जो चित्रकार हैं, जो कलाकार हैं, वो है आपके कौन, हिसामुद्दीन उस्ता। अब देखिए ब्लू पोट्री, मीनाकारी, मुरादाबादी, कुंदन कला और हाथी दांत, मतलब ये सारी जो कलाएं हैं ये आपके एक ही जिले में मिलेगी आपको, और वो है जयपुर। इसके अलावा यहाँ पर प्रिंट भी है, जैसे सांगानेर की है सांगानेरी प्रिंट, जैसे बगरू की है बगरू प्रिंट। ठीक है। अब देखिए उस्ता कला ऊंट पर होने वाली कला है, ये देखिए, और कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखिए बीकानेर। थेवा कला पूछे तो याद रखिएगा प्रतापगढ़, और टेराकोटा तो वो गांव है एक आपके मोलेला गांव, और ये गांव कहाँ पर है, नाथद्वारा में, और नाथद्वारा किस जिले में है, राजसमंद में। तो यहां पर है आपके ऑप्शन नंबर सी। जो प्रमुख कलाकार हैं उसका नाम है हिसामुद्दीन उस्ता, उस्ताद कहलाते हैं। इस कला के जो कलाकार हैं क्या कहलाते हैं, उस्ताद। तो देखिए कल्चर में यहां से क्वेश्चन आया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। और ये हमने कल परसों जो सेशन किया था उसके अंदर आपको पूरी डिटेल से बताई थी कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में हमने चर्चा की थी। जैसे देखिए कर्क रेखा, अगर कर्क रेखा की बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत में कहां से, तो याद रखिएगा भारत में कहां से, तो मध्य भाग से, मध्य भाग से। भारत के कितने राज्यों से, तो याद रखिएगा 8 राज्यों से। यही चर्चा यदि राजस्थान में करें तो राजस्थान में कहां से,
तो आप कहेंगे राजस्थान में दक्षिण भाग से। अच्छा, राजस्थान के कितने जिलों से? तो याद रखिएगा राजस्थान के 2 जिलों से। कौन कौन से 2 जिले? एक है बांसवाड़ा और एक है आपके डूंगरपुर। क्लियर है? यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, कर्क रेखा। तो राजस्थान से रिलेटेड है तो इंडिया के संदर्भ में पूछ लिया। ठीक है, भारत में कहां से? तो मध्य भाग से। भारत के कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से। राजस्थान में कहां से? तो दक्षिण भाग से। और राजस्थान के कितने जिलों से? 2 जिलों से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। क्लियर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत ही शानदार। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? लीजिए, पॉलिटी से पूछा गया दूसरा क्वेश्चन। हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल राजेश मीणा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताइए वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? बताइए। ये आया था आपके डिटो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब थोड़ा आइडिया रहेगा कि आप करंट थोड़ा ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं। बिल्कुल। तो इसका तो जो आंसर है कि वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, न्यायमूर्ति श्री यू ललित। लेकिन वर्तमान में अब तो अध्यक्ष कौन बन गए हैं? याद रखिएगा, मनिंद्र मोहन अब ये अध्यक्ष बन गए। तो देखिए, कोई ना कोई ऐसी संस्था आपको पूछ लेता है वो। ठीक है, बाकी इसका गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का, तो याद रखिए 7 जुलाई 1998 को। ठीक है, इस दिन इसका गठन हुआ था। इसका कार्य क्या है? तो सभी जो नागरिक हैं उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी इज करेक्ट आंसर। और वर्तमान में हो गए आपके कौन? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ऐसा कौन सा युग्म है जो गलत है? बताइए। ऑप्शन नंबर 1 हाड़ौती कोटा, बांगड़ी बांसवाड़ा, ढूंढाड़ी जयपुर और मेवाती उदयपुर। बताइए कौन सा? बताइए कौन सा है भाई? हाड़ौती कोटा, बांगड़ी बांसवाड़ा, ढूंढाड़ी जयपुर और मेवाती उदयपुर। बिल्कुल, चलिए यहीं से शुरुआत करते। ये जो मेवाती है, ये मेवात क्षेत्र में। मेवाती कहाँ पर है? मेवात क्षेत्र में। और हमारे राजस्थान का जो मेवात क्षेत्र है वो है अलवर वे भरतपुर। अलवर वे भरतपुर। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये जो राजस्थान है, ये दिशा है उत्तर और ये है पूर्व, और यहाँ से जो सीमा लगाता है वो कौन सा है? हरियाणा। मतलब यहाँ अलवर और यहाँ भरतपुर सीमा लगाता है हरियाणा का जिला जिसका नाम क्या है? मेवात। तो ये क्षेत्र मेवाती, और यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा भी कौन सी हो गई? मेवाती, क्योंकि क्षेत्र कौन सा हो गया? मेवात। ठीक है, हाँ बिल्कुल शाबाश। ढूंढाड़ी जयपुर में है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्वेश्चन में ये भी थी कि बांगड़ी है, यह आपके बांसवाड़ा में नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि बांगड़ी जो बोली जाती है ये आपके हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब हो सकता है कि यहां पर बांगड़ी की जगह है वागड़ी, तो वागड़ी आपके कहां पर बोली जाती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। क्लियर? वैसे ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर? यहां पर आप वागड़ी कर लीजिएगा। वागड़ी वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है ना वागड़ी, जैसे मेवात क्षेत्र में मेवाती, मेवाड़ क्षेत्र में मेवाड़ी। ठीक है, यही है वो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। याद रखिए, हर एग्जाम के अंदर, हर पेपर का क्वेश्चन है, कोई ना कोई पशुधन की वो नस्ल जरूर पूछता है। यहां पर पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है। थारपारकर, गिर, कांकरेज या मुर्रा, बताइए। सर शाम वाली क्लास नहीं, बंद नहीं किए दिनेश। वो जो बुक आ रही है ना अपनी राजस्थान जीके वाले MCQ वाली, जो आपके ये विगत एग्जामों पर आधारित है, बस उसका थोड़ा सा कार्य चल रहा है, बाकी जल्दी शुरू कर देंगे, ठीक है। हाँ, इसका आंसर क्या होगा, कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है, मुर्रा। मुर्रा मतलब आप वाली भाषा में बोलना तो खुंडी भैंस है। खुंडी क्या है, भैंस। कौन सी भैंस है ये, खुंडी भैंस है, ठीक है। हाँ, राज्य में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस है ये, सर्वाधिक दूध। और खुंडी भैंस की विशेषता तो आप जानते ही हैं, इसके जो सींग होते हैं ना वो जलेबी जैसे होते हैं। ये है आपके खुंडी या मुर्रा, ये क्या है, एक भैंस है। इसका प्रजनन केंद्र भी है आपके कहां पर, कुम्हेर भरतपुर में, भरतपुर के अंदर ये भैंसें मिलती है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने देखिए, पूछा जा रहा है, राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। ऑप्शन है बीकानेर, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर, बताइए। हाँ बताइएगा भाई, राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। बीकानेर, जयपुर, उदयपुर व जोधपुर, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राज्य का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है वो जहां पर स्थापित किया गया वो क्षेत्र कौन सा है। अरे बिल्कुल शाबाश, ऑप्शन नंबर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सब जानते हैं बिल्कुल। हाँ इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके। बीकानेर कहाँ पर है भाई, याद रखिएगा, बीकानेर में, यही तो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, वो भी क्लास शुरू कर देंगे भाई, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, अगला क्या है, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। राजस्थान के गांधी, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुल भाई भट्ट, अर्जुन लाल सेठी या विजय सिंह पथिक। देखिए एक तो आपके क्वेश्चन है राजस्थान का गांधी, एक जो सबसे ज्यादा और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है आपके चिड़ावा के गांधी, चिड़ावा के गांधी। इसके अलावा आपको पूछा जाता है मेवाड़ का गांधी, और उसके अलावा एक और आपके है वागड़ का गांधी। ये पूछे जाते हैं भाई अक्सर। देखिए राजस्थान के गांधी की बात करते हैं तो है आपके गोकुल भाई भट्ट। कौन है, गोकुल भाई भट्ट। और ये कहाँ के हैं तो याद रखिएगा, सिरोही जिले के अंदर एक गांव है हातल गांव, ये वहां के हैं। ऑप्शन नंबर, चिड़ावा के गांधी कौन, तो आप सब जानते हैं प्यारेलाल गुप्ता, जो चिड़ावा झुंझुनू के हैं, ठीक है। इन्होंने ही सर्वप्रथम शेखावटी में जन जागृति लाने का कार्य किया था अमर सेवा समिति के तहत, जिसका गठन हुआ था 1918 में, ठीक है। मेवाड़ का गांधी किन्हें बोलते हैं तो याद रखिएगा माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा जानते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक। और वागड़ का गांधी कौन है तो याद रखिएगा भोगीलाल पांड्या, डूंगरपुर
प्रजामंडल के गठनकर्ता भोगीलाल पांड्या। ये चारों गांधी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यहां पर है आपके कौन, गोकुल भाई भट्ट, याद रखिएगा, ठीक है। और अर्जुनलाल शेट्टी तो आपके जयपुर के हैं। जयपुर के अंदर इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम जन जागृति लाने का कार्य किया गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। चलिए चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल। देखिए मेहनत स्टूडेंट को खुद को करनी पड़ती है, बिल्कुल शाबाश। इसी प्रकार लगातार मेहनत करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यानी अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। ऑप्शन नंबर 1 है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है गयासुद्दीन खिलजी द्वारा। बताइए, हाँ बताइए भाई कौन सा है ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अच्छा, सबसे पहला तो यही क्वेश्चन बनता है कि ये किसके समय अजमेर आए। तो याद रखिएगा ये पृथ्वीराज तृतीय के समय आए थे। पृथ्वीराज तृतीय गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किनके समय आए थे अजमेर, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पृथ्वीराज तृतीय के समय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इनकी जो दरगाह है वो कहाँ पर है आपके अजमेर के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स लगता है ना, इसका उद्घाटन कौन सा परिवार करता है। याद रखिएगा गोरी परिवार। कौन सा करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा गोरी परिवार, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर, हाँ तो यहां पर जो दरगाह है इसका निर्माण करवाया गया आपके किसके द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, ठीक है। लेकिन जो मुख्य मजार है ना, मुख्य मजार इसके द्वारा, मुख्य मजार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, गयासुद्दीन खिलजी द्वारा। यहां पर चिश्ती की दरगाह है, याद रखिएगा, लेकिन मुख्य जो मजार है ना वो तो गयासुद्दीन खिलजी द्वारा है, लेकिन ये इल्तुतमिश द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन जो ऐबक हैं इनके द्वारा तो 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया गया, 2.5 दिन का झोंपड़ा, और 2.5 दिन के झोंपड़े को ही कहा जाता है 16 खंभों का महल। 16 खंभों का महल, क्योंकि यहाँ पर 16 खंभे हैं ना, इसीलिए। अच्छा, 2.5 दिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा लगता है, सॉरी मेला लगता है, उर्स लगता है, किसका, याद रखिएगा पंजाब शाह का। किसका लगता है, पंजाब शाह का। क्लियर, बिल्कुल, राजस्थान के गांधी बिल्कुल सही है, गोकुल भाई भट्ट। और यहाँ पर ये कहानी थोड़ी सी ध्यान रखिए। अच्छा, एक आप कमेंट करके बताइएगा, राजस्थान में एतारकिन की दरगाह कहाँ पर है। एतारकिन की दरगाह बताइए, एतारकिन की दरगाह कहाँ पर है। बिल्कुल, पहले वो संस्कृत पाठशाला थी, ठीक है। चलिए शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से एक तरफ रचना है, एक तरफ रचयिता का कौन सा युग्म गलत है। बताइए, निम्न में से रचना और रचयिता का कौन सा युग्म है जो गलत है। देखिए, वीर विनोद के लेखक हैं आपके श्यामल दास धदीवाड़िया, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सही है। दूसरा है बातारी फुलवारी विजयदान देथा, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। पित्थल और पाथल की रचना बिल्कुल कन्हैयालाल सेठिया जी ने की थी, बिल्कुल सही है। चेतावनीरा चुंगटिया सीताराम लालस जी नहीं, चेतावनीरा चुंगटिया के जो लेखक हैं वो है आपके केसरी सिंह बारट।
कौन है? याद रखिएगा, केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ के महाराणा जिनका नाम है फतेह सिंह जब दरबार जा रहे थे तब इनको रोकने का प्रयास किया था। किसने? केसरी सिंह बारट ने। और केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ के महाराणा जिनका नाम है फतेह सिंह का दरबार लग रहा था आपके लॉर्ड कर्जन का दिल्ली में, तो उस दरबार में भाग लेने जा रहे थे मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह। इन्हीं फतेह सिंह को रोकने के लिए केसरी सिंह बारट द्वारा 13 सोरटे लिखकर भेजे गए थे, जिनको इतिहास में क्या कहा गया है? चेतावनीरा चुंगटिया। याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल शाबाश। एतारकिन की जो दरगाह है वो नागौर में है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर, विशेषकर गणगौर पर्वे पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? देखिए क्या पूछ रहा है, राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसर पर और विशेषकर गणगौर पर्वे पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बताइए। घुम्मर, गिद्दड़, डांडिया या फिर ढोल? बताइए। अब देखिए, मांगलिक अवसर है, इसमें दोनों ही बातें दे दी, मांगलिक अवसर भी दे दिया, गणगौर भी दे दिया, तो सिंपल सी बात है, घुम्मर, गिद्दड़, डांडिया या ढोल? आप कहेंगे घुम्मर नृत्य। कौन सा है? याद रखिएगा, घुम्मर नृत्य। और ये जो घुम्मर नृत्य है ये तो हमारे राजस्थान का राज्य नृत्य है। पूछा जाता है ना, राज्य लोक नृत्य कौन सा है? याद रखिएगा, घुम्मर। हाँ, इसी घुम्मर को आपके कहा जाता है नृत्यों की आत्मा। नृत्यों की क्या कहा जाता है? आत्मा। वैसे ये एक रजवाड़ी नृत्य है, इसका अन्य नाम ये भी होता है, क्या? रजवाड़ी नृत्य। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है आपके, घुम्मर नृत्य। याद रखिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल। इसके अंदर वही, घुम्मर के अंदर तो आपको पता ही है 8 कहरवे की एक चाल होती है जिसे शवई भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर है आपकी घुम्मर। आपको यदि एग्जाम में ऐसा भी कभी पूछे ना कि घुम्मर नृत्य मुख्यतः कब आयोजित होता है, मुख्यतः आयोजन, तो घुम्मर नृत्य का मुख्यतः आयोजन कब होता है? याद रखिएगा, घणगौर। हो सकता है इस बार उल्टा दे दे, इस बार ऐसा पूछ ले कि निम्न में से घुम्मर नृत्य का आयोजन मुख्यतः होता है, तो याद रखिएगा गणगौर पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ढोल, नगाड़ा और शहनाई, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ पुलिस का रिजल्ट भी आने ही वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? हमारे राजस्थान में जितने भी प्रसिद्ध पशु मेले हैं ना, वो जरूर याद रखिए। जैसे आप कमेंट करके बताइए, ये तो ही आपके सामने मल्लीनाथ पशु मेला, ये तो सबसे प्रसिद्ध है। एक तो मल्लीनाथ और एक है आपके वीर तेजाजी पशु मेला। दोनों लगभग एग्जामों के अंदर आपको मिल जाते हैं। मल्लीनाथ पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला। इसके अलावा है आपके रामदेव जी पशु मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा बलदेव पशु मेला, एक है आपके चंद्रभागा पशु मेला, एक है आपके जसवंत पशु मेला। ये इंपॉर्टेंट। अब मल्लीनाथ पशु मेला कहां पर भरता है? तो याद रखिएगा तिलवाड़ा बाड़मेर, और ये तो हमारे राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। राव मल्लीनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा बाड़मेर। वीर तेजाजी पशु मेला तो ये भरता है आपके परबतसर नागौर में। रामदेव पशु मेला तो याद रखिएगा ये भरता है मानासर नागौर में। बलदेव पशु मेला ये भरता है मेड़ता नागौर में। मतलब याद रखिए राजस्थान का वह जिला जहां पर सर्वाधिक पशु मेले भरते हैं, सर्वाधिक
पशु मेले, तो याद रखिएगा वो जिला कौन सा है, नागौर। सर्वाधिक पशु मेले नागौर, ठीक है। चंद्रभागा जो पशु मेला है ये किस जिले में है, तो याद रखिएगा झालावाड़ में। ये जसवंत पशु मेला कहां पर है, तो भरतपुर में। यहां पर है आपके ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, तिलवाड़ा बाड़मेर। याद रखिए राज्य का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है, राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला, इसीलिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16। पूछा जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अब क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा पूछ रहा है तो आपको पता ही है। देखिए राजस्थान की स्थिति देखें हम, राजस्थान की स्थिति यदि आपको पूछा जाए कि देश में क्षेत्रफल के आधार पर क्या स्थिति है, और पूछा जाए देश में जनसंख्या के आधार पर क्या स्थिति है, तो याद रखिएगा राजस्थान की स्थिति देश में क्षेत्रफल के आधार पर तो पहले स्थान पर है, पहला, और जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए तो याद रखिएगा 8वां स्थान है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। पहला राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, और नंबर 4 पर यूपी है। हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल तो आप सब जानते ही हैं, 34/39 वर्ग किलोमीटर, और वर्ग मील में पूछ ले तो 132 140 वर्ग, ठीक है। हाँ चलिए क्लियर। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेगा कि राजस्थान के बाद क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा एमपी, ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अगला है घंवरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है। घंवरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है। मांड, मांगणियार, लंगा या तालबंदी, बताइए कौन सी से है। हाँ घंवरी देवी, मांड, मांगणियार, लंगा या तालबंदी, बिल्कुल शाबाश। ये आपके क्या है, मांड गायिका। कहाँ की है ये, याद रखिएगा पाली की प्रसिद्ध मांड गायिका है आपके घंवरी देवी, जिनको 2013 के अंदर राजस्थान रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अच्छा एक चीज और भी जानते होंगे, एक और महिला बड़ी प्रसिद्ध है, वो भी मांड गायिका है, जिसका नाम है बतूल बेगम, और इनको अभी का यानी कि 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसको भी जानते होंगे, ठीक है। हाँ बुक आ रही है आपके, 15 अगस्त से पहले आ जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बताइए आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कन्नौज, जी नहीं, ड्यूक ऑफ कन्नौज द्वारा जिस झील की नींव रखी गई वो है फतेह सागर झील। कौन सी है, फतेह सागर झील, जिसे कहा जाता है देबाली तालाब या फिर कनोट बांध, याद रखिएगा। मतलब ये तो नहीं है आना सागर के बारे में। दूसरा है 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी स्नान हेतु इसे बनवाए, जी नहीं, वो जो बनाया गया है वो जो झील है वो है सिल्लीशेड झील, जिसे आप बोलते हैं ना राजस्थान का नंदन कानन, वो बनाई थी विनय सिंह ने तो अलवर में। मतलब आना सागर से इसका भी कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने पिछोला झील बनाई थी। भाई कौन सी झील बनाई थी, पिछोला झील, और पिछोला झील उदयपुर में। ये आना सागर के बारे में पूछ रहा है, ये भी गलत है। मतलब फिर जो बचा है वही है। ये जो आना सागर झील है ये आपके कहाँ पर है, अजमेर के अंदर। निर्माणकर्ता कौन है, अरुणाराज या फिर
आना जी। ये आपके पृथ्वीराज चौहान है ना, तृतीय, उनके दादाजी हैं। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, ये है आपके आना सागर झील। इस झील के किनारे दो मुगल बादशाह आ रखे हैं। एक तो आया था जहांगीर, तो जहांगीर ने अपने सामंत जिसका नाम है दौलत खां, उसी की याद में एक बाग बनाया था जिसका नाम है दौलत ए बाग, और वर्तमान के अंदर ये क्या कहलाता है, सुभाष उद्यान। क्या कहलाता है, सुभाष उद्यान। और यहीं पर आए थे आपके कौन, अगले जहांगीर के पुत्र शाहजहां, और यहां पर इन्होंने 12 दरी का निर्माण करवाया था। बाप ने बनाया था पार्क, बेटे ने बनाई थी बैठने की व्यवस्था, 12 दरी यानी संगमरमर से निर्मित। ठीक है, हाँ, यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 19। राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? मतलब आज़ादी से पहले यदि हम चर्चा करें तो आज़ादी से पहले भारत में, आज़ादी से पहले भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने थे? 4 केंद्र शासित प्रदेश आज़ादी से पहले। कौन से थे 4? एक तो है दिल्ली, एक है अजमेर मेरवाड़ा, एक है आपके बलूचिस्तान, और एक है कुर्ग कर्नाटक। ये आज़ादी से पहले थे। वर्तमान के अंदर भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो याद रखिएगा, वर्तमान में तो इसके डबल हो गए हैं, 8। आज़ादी से पहले कितने थे? 4। मतलब एकीकरण के समय कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा, याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए अजमेर मेरवाड़ा के सीएम भी बने थे कौन? हरिभाऊ उपाध्याय, एकमात्र। अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र सीएम कौन? याद रखिएगा, हरिभाऊ उपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20। इंदिरा गांधी नहर, यानी जिसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है, को किस नदी से पानी मिलता है? बताइए। ये राजस्थान, यहां पर एक नदी जिसका नाम है सतलज। इसी सतलज नदी के अंदर एक नदी का पानी और मिलाया गया जिसका नाम क्या है? व्यास। सतलज और व्यास नदी, और यहाँ पर बना हुआ है एक बांध जिसका नाम है हरि के बैराज। कहाँ पर है? पंजाब। और यहीं से निकाला गया है आपके क्या? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो यहाँ से होते हुए यहाँ तक है। अंतिम छोर तो आप जानते हैं कौन सा है, वो है आपके गडरा रोड बाड़मेर। और इसी गडरा रोड बाड़मेर एक स्मारक बना हुआ है जिसका नाम है शहीद स्मारक। ठीक है, ये है आप। तो कौन सी नदी? सतलज। अगर ये ऐसा पूछता ना, दो ऑप्शन, तो फिर सतलज और व्यास होता, लेकिन यहां पर एक ही है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। बिल्कुल सभी के शानदार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके क्वेश्चन नंबर 21। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, हर बार चर्चा में रहता है, हर बार ये सोलर पार्क। देखिएगा, राज्य का सबसे बड़ा पहला और दूसरा सोलर पार्क, देखिए, राज्य का पहला सोलर पार्क जो सबसे बड़ा, वो आपके भड़ला, और भड़ला कहाँ पर? जोधपुर में। दूसरा है सबसे बड़ा, वो है आपके नोक,
नोक कहाँ पर है? जैसलमेर में। लेकिन अब आप सब जानते होंगे कि ये जो भड़ला गांव जोधपुर के अंदर राज्य का पहला और सबसे बड़ा जो सोलर पार्क था, अब ये वर्तमान के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्योंकि भड़ला गांव जो जोधपुर के अंदर है और जहां पर सोलर पार्क स्थापित है, अब ये कितने एकड़ में हो गया है? 14,000। जबकि इससे पहले भारत का जो सबसे बड़ा था वो था कर्नाटक के अंदर पावागढ़ में 13,000। अब ये कितने क्षेत्र में है? 14,000 क्षेत्रफल में। इसीलिए अब क्या रहा? विश्व का सबसे बड़ा हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, जोधपुर भड़ला। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 22। राजस्थान के मंगला क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? बताइए। देखिए, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, विद्या और एक वर्तमान के अंदर भी स्थान मिला है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दुर्गा। अब ये जैसे आपको पूछा जाए कि मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, कामेश्वरी, विद्या, दुर्गा, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे तेल के कुएं हैं। क्या है ये? तेल कुएं। और ये सारे के सारे कहां पर हैं? याद रखिएगा, बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एक तेल के लिए और भी क्षेत्र प्रसिद्ध है, वो है पुन्नम। ये आप कमेंट करके बताइएगा कहां पर है। ठीक है, बाकी ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महाराजा गंगा सिंह, महाराजा उदय सिंह, महाराजा भूपाल सिंह या महाराजा सवाई जय सिंह? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए आपको बता दूं, हमारे राजस्थान के 3 ऐसे राजा रहे हैं जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कौन कौन? एक तो है आपके बीकानेर के गंगा सिंह, अलवर के जय सिंह, धौलपुर के उदय भान सिंह। लेकिन इन तीनों में से एकमात्र ऐसे हैं महाराजा गंगा सिंह जिन्होंने तीनों में भाग लिया। याद रखिएगा, कौन? महाराजा गंगा सिंह। क्लियर? और गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए? तो 1930, 31 और 32 में। कहां पर? लंदन में। किसकी अध्यक्षता में? तो रेमजे मैकडोनाल्ड। यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके कौन सा? ए इज करेक्ट आंसर, महाराजा गंगा सिंह। गंगा सिंह जी की तो बातें ही सारी ए से ही है। देखो, गे से, जैसे गोलमेज सम्मेलन हो गया, गे से गंगा सिंह, गे से गोलमेज सम्मेलन में भाग। ठीक है, गे से गंगा सिंह अपने ही नाम से गे से गंगनेर लाए, गे से गंगा सिंह गे से गंगानगर बसाया, गे से गंगा सिंह और गे से ही इनकी एक सैनिक टुकड़ी रहा करती थी ऊंट पर, वह है गंगा रिशाला। गे से गंगा सिंह और अपने ही नाम से बनाया था गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम, जुबली म्यूजियम। तो जब इतिहास में आप ऐसे पढ़ते हैं तो अच्छे से आपको याद भी रह जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए, हाँ, वो वहां पर बीकानेर के जो कार्यकर्ता थे ना, उन्होंने एक पत्रिका जिसका नाम है दिग्दर्शना, वहां लंदन के गोलमेज सम्मेलन में बंटवा दी थी ना, जहां पर महाराजा गंगा सिंह के बारे में कुछ अच्छी बातें नहीं थी, इसलिए वे नाराज हो गए थे। अगली बात देखिए, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या बोलते हैं? बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? गिरवा, मगरा, डोरा पर्वत या आडावाल पर्वत? देखिएगा, बूंदी जिले के अंदर
देखिए, एक सीमा नाम सुना होगा आपने, वृहत सीमा भ्रंश, जिसे कहा जाता है द ग्रेट बाउंड्री फोर्स, द ग्रेट बाउंड्री फोर्स। मतलब ये वे सीमा है जहां पर अरावली और विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं ना, इनका मिलन होता है। वो है आपके कौन सी, वृहत सीमा भ्रंश या द ग्रेट बाउंड्री फोर्स। यहां पर जो बूंदी, क्योंकि वृहत सीमा भ्रंश का जो विस्तार है वो राजस्थान के 2 जिलों में है, एक तो बूंदी है और एक है आपके सवाई माधोपुर। बूंदी के अंदर इसी भाग को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, आडावाल पर्वत। बाकी बूंदी के अंदर और भी पहाड़ियां हैं जिन्हें कहा जाता है बूंदी की पहाड़ियां। और क्वेश्चन और शानदार बनता है कि बूंदी की पहाड़ियों का आकार भी कैसा है, याद रखिएगा, अर्ध चंद्राकार। और क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं बूंदी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बूंदी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी, चलो नाम मैं बता देता हूं, उनसे आप बता देना, ठीक है। नाम है संतूर। अब तो आपके दिमाग में आ गया होगा 353 मीटर। कहां पर है ये? बूंदी जिले में। क्लियर? हाँ, चले अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। अगला है आपके सामने, झांवर की खान जो उदयपुर में है किस खनिज के लिए विख्यात है? चांदी, सीसा जस्ता, मैग्नीज या फिर यूरेनियम? बताइए। हाँ, किस खनिज के लिए विख्यात है? देखिएगा, झांवर की जो खान है ये आपके मेवाड़ के शासक है ना, राणा लाखा के समय मिली थी। राणा लाखा के समय 1384 ईस्वी में। झांवर की खान कहाँ पर है? उदयपुर में। वर्तमान के अंदर प्रसिद्ध है किसके लिए? सीसा जस्ता के लिए। बाकी जिस समय मिली उस समय एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान थी ये। लेकिन आप सब जानते हैं कि चांदी अकेली नहीं निकलती है, इसके साथ में भी निकलता है सीसा जस्ता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नहीं उस हिसाब से नहीं सोचना है, राणा लाखा के हिसाब से, फिर तो उस हिसाब से चांदी हो जाएगा और फिर हमारा चांदी चांदी होगा नहीं ना। हमारा चांदी चांदी होगा सीसा जस्ता करने से, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम वे उसके स्थान का सही मिलान नहीं है। मतलब इन चारों में से ऐसा कौन सा उपकेंद्र है जो भारत सरकार द्वारा नहीं है? देखो, हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर, ये है आपके HMT है ना, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, घड़ियाँ आती है ना HMT की, ये केंद्र सरकार का उपक्रम है और ये अजमेर में है। ये तो सही है, कोई दिक्कत है नहीं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कपासन चित्तौड़गढ़। ठीक तो ये भी लग रहा है, ये भी ठीक ही है, सी। ऑप्शन नंबर डी, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, इसको देखिए आप, ये क्या है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान जो कॉपर लिमिटेड है ये उदयपुर में नहीं, ये खेतड़ी झुंझुनू में है। कहाँ पर है ये? खेतड़ी झुंझुनू में स्थापित है 1967। क्लियर? हाँ बिल्कुल, शाबाश, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देखिए, इतनी गहरे से थ्योरेटिकल से पूछ लिया गया क्वेश्चन है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 27। राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादन राज्य है तथा इसे वुल्फ्राम भी कहते हैं। बताइए, राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादन राज्य है तथा इसे क्या बोलते हैं? वुल्फ्राम। बताइए कौन सा है? मैग्नीज, चांदी, जस्ता या टंगस्टन? बताइए।
बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, शाबाश। ये है आपके क्या, बिल्कुल समझ गए, वो है आपके टंगस्टन पूछ रहा है ये। टंगस्टन का जो अयस्क है ना वो है आपके वुल्फ्राम, या जिसे आप बोलते हैं वुल्फ्रेमाइट, एक ही बात है, ठीक है। वुल्फ्रेमाइट, इसने ऐसा पूछ लिया। और टंगस्टन के लिए तो आपको पता ही है, डेगाना। और डेगाना कहाँ पर है, याद रखिएगा, नागौर। यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है रेवंत की पहाड़ी, वो प्रसिद्ध है आपके, ठीक है। अब तो वर्तमान के अंदर तो आपके शिरोई का क्षेत्र है वो भी टंगस्टन के लिए, लेकिन प्रमुख और प्रसिद्ध है आपके डेगाना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, टंगस्टन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई। देखिए कालीबंगा बहुत प्रसिद्ध है, ये कालीबंगा प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है कालीबंगा से। देखिए कालीबंगा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां या काली चूड़ियां, एक ही बात है। ये कौन सी नदी के किनारे है, याद रखिएगा, घग्गर नदी के किनारे। कौन से जिले में है, याद रखिएगा, हनुमानगढ़ में। खोज किसने की थी, ए घोष ने, यानी कि अमलानंद घोष ने। यहाँ पर उत्खनन का कार्य किसने किया था, तो बीबी लाल, और एक थे आपके बीके थापर, बालकृष्ण थापर। यहाँ से कौन कौन से अवशेष मिले, तो यहाँ से हमें भूकंप के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य, यहाँ से हमें लकड़ी से निर्मित नाली, लकड़ी से निर्मित नाली, और हमें यहाँ से 7 हवन कुंड मिले। हवन कुंड मतलब अग्नि वेदिकाएं। ये बहुत सारे अवशेष मिले। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, अमलानंद घोष। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अमलानंद घोष बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऐसा कौन सा युग्म है जो सही नहीं है भाई। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है तेजाजी का मेला बीकानेर, बस यही पता चल गया। तेजाजी का मेला आपके परबतसर है, पशु मेला, परबतसर नागौर, खरनाल नागौर में भी भरता है, पर बीकानेर में तो नहीं भरता, ये तो पक्का है, ठीक है। यहाँ पर परबतसर नागौर। बणेश्वर मेला कोई दिक्कत नहीं है, डूंगरपुर में है। ये है आपके रामदेव जी का जो मेला है वो जैसलमेर, कोई दिक्कत नहीं है। लक्खी मेला है आपके कहाँ पर, करौली। जो असंगत था वो ऑप्शन नंबर ए है, तेजाजी का मेला बीकानेर ना होकर परबतसर नागौर है, ठीक है, बिल्कुल शाबाश। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। बाकी बणेश्वर जो धाम है ये आप जानते ही हैं, यहाँ पर त्रिवेणी संगम है आपके, सोम, माही, जाखम, और इसके अलावा यहाँ पर क्या है, खंडित शिवलिंग, खंडित क्या है, शिवलिंग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। राजस्थान शब्द का बताइए, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। प्रयोग करने वाले तो एक ही व्यक्ति हैं जिसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। कौन है, कर्नल जेम्स टोड। और उल्लेख की यदि शिलालेख की बात करते हैं तो वो है आपके कौन सा, बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख। यहाँ पर है आपके बिल्कुल राइट, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर इन्होंने 3 नाम दिए थे।
एक तो दिया था आपके रायथन या रायथान, एक दिया था रजवाड़ा, और एक जो वर्तमान का नाम है राजस्थान, ये दिया आपके 1829 के अंदर। और राजस्थान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा, राजाओं का स्थान। क्या होता है? राजाओं का स्थान। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और वैसे भी कर्नल जेम्स टोड के बारे में तो आप जानते ही हैं, राजस्थान इतिहास का जनक, राजस्थान इतिहास का क्या बोलते हैं, जनक। और इसके अलावा इन्हें कहा जाता है घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा। ठीक है, चलिए शाबाश। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी। देखिए, इस पेपर के अंदर राज्य पुष्प भी पूछा गया और राज्य पक्षी भी पूछा गया। मतलब एक बार हम हल्की सी नजर डाल लें, जैसे आप कमेंट करके बताइएगा, फटाफट बताइए। राज्य वृक्ष, राज्य आपके पुष्प, राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य खेल, राज्य नृत्य, राज्य गीत और राज्य वाद्य यंत्र। चलो यहां तक बता ही दो। ये प्रतीक चिन्ह है जो आपको कई बार डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। जैसे देखिए, दो क्वेश्चन पूछ लिए, एक पक्षी पूछ लिया और इससे पहले हमने पशु तो पढ़े, पुष्प पढ़ा था, पुष्प पुष्प पूछा गया था। तो राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोहिड़ा, राज्य पशु कौन सा है? आप कहेंगे सर एक तो है चिंकारा, बिल्कुल सही है, और एक है आपके ऊंट। ठीक है, दोनों ही। राज्य पक्षी गोडावण, राज्य खेल बास्केट बॉल, राज्य नृत्य घूमर, राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो मां के देश, केसरिया बालम डैश डैश डैश। ठीक है, और राज्य वाद्य यंत्र, ये आप बताइए भाई, कमेंट करके फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा। बताइए। हाँ, चलिए, वो जो राज्य वाद्य यंत्र है वो किस प्रकार का है? वो तत्वाद्य यंत्र है, या आपके सुशीर वाद्य यंत्र है, या घन वाद्य यंत्र है, या अवनद वाद्य यंत्र है, ये भी बता दीजिए। बाकी इसका जो राइट आंसर है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके क्या हो जाएगा, गोडावण। ठीक है, और गोडावण की बात करते हैं तो पूछा जाए सबसे बड़ी शरण स्थली, तो इसकी जो सबसे बड़ी शरण स्थली है वो है आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर। अच्छा, प्रजनन स्थली पूछ ले इनकी, तो याद रखिएगा प्रजनन स्थली यानी कि केंद्र पूछ ले तो फिर याद रखिएगा वो जोधपुर जंतुवालय, जोधपुर जंतुवालय। और इनके अलावा अन्य स्थान के भी प्रसिद्ध हैं, जैसे सौंखड़िया, अजमेर, एक है आपके सोरशेन 12, यहां पर भी क्या आते रहते हैं, गोडावण। ठीक है, चलिए बिल्कुल शाबाश। अगला क्वेश्चन लीजिए, पूछा जा रहा है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले की सीमा में आता है? बताइए। मुकुंदरा हिल्स मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क सबसे पहली बात तो कहां पर है? तो याद रखिए ये कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़,
लेकिन यहां पर जो चित्तौड़गढ़ का भाग है वो रावत भाटा वाला, याद रखिएगा ये। ठीक है, ये जो मुकुंदा हिल्स नेशनल पार्क है इसको दर्जा कब दिया गया, तो याद रखिएगा 9 जनवरी 2012 और 2013 के अंदर यहां पर राज्य की तीसरी बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। राज्य की तीसरी बाघ परियोजना की शुरुआत। ये पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा गागरोनी तोते के लिए। गागरोनी तोता जिसे बोलते हैं ना आप हीरामन तोता, जिसे स्थानीय भाषा में बोलते हैं हम टुईया, जिसका साइंटिफिक नेम है अलेक्जेंड्रिया पैराकीट, ये वही है गागरोनी तोता, पद्मनी वाला। रतन सिंह को सुंदरता के बारे में बताया था ना, ये वही। तो यदि आपको गागरोनी तोता देखना है तो आप किस पार्क में जाएंगे, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, जिसके प्राचीन नाम क्या थे, राजीव गांधी नेशनल पार्क और दर्रा अभयारण्य भी इसे कहा जाता था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्या है, कोटा। कौन सा है, याद रखिएगा कोटा। क्लियर। तो ये था आपके राजस्थान जीके एलडीसी हाईकोर्ट जो 13 मार्च 2022 को हुआ था। ठीक है, वो चलिए क्लियर। ये पेपर था भाई, ठीक है ना, जिसके अंदर राजस्थान जीके के टोटल क्वेश्चन कितने आए थे, याद रखिएगा 32। कितने आए थे, 32। इन 32 में से 14 क्वेश्चन आए थे, याद रखिएगा जियोग्राफी से, 8 क्वेश्चन थे आपके कला संस्कृति से, 14 क्वेश्चन डायरेक्ट भूगोल से, 8 क्वेश्चन कला संस्कृति से, 4 क्वेश्चन हमने केवल इतिहास के पढ़े। ठीक है, कितने, 4, और 4 ही क्वेश्चन थे आपके प्राकृतिक संसाधन से, प्राकृतिक संसाधन से, और 2 क्वेश्चन आए थे आपके पॉलिटी के, राज व्यवस्था के। अब आपको ये स्वयं डिसाइड करना है। ये था, आप राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पिछली वैकेंसी में किस प्रकार से वेटेज आया। क्लियर, क्योंकि उसके आधार पर ही तो आप नई तैयारी कर पाएंगे। तो देखिए, पिछली बार 14 क्वेश्चन भूगोल से आए थे, 8 क्वेश्चन कला संस्कृति से आए, 4 इतिहास से आए, 4 प्राकृतिक संसाधन से आए, और 2 क्वेश्चन आपके राज व्यवस्था से आए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आए। सिंपल सी बात है, सर्वाधिक जो वेटेज रहा वो आपके जियोग्राफी और कला संस्कृति का ही रहा, तो इनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा करंट भी पढ़ना है। ये था आपके पेपर जिसके अंदर हमने पूरी डिटेल से चर्चा की। क्लियर है। चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में, जिसके अंदर और हम चर्चा करेंगे एमसीक्यू को लेकर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।